Hello, students, and welcome to Roshi's Education Point. Today, we will be starting with your new perfect composite mathematics for class 4, chapter 9. The name of the chapter is Common Fractions. अब फ्रैक्शंस होते हैं। फ्रैक्शन एक ऐसी चीज़ है, मान लो जैसे कि मैंने एक बॉक्स बना लिया है। इसका ये वाला पोर्शन मैंने शेड कर दिया है। अब आपसे अगर पूछेंगे कि इसका फ्रैक्शन लिखो तो कितने कॉलम्स हो गए हैं? 2 कॉलम्स। तो टोटल जितने कॉलम्स हैं उसे नीचे लिखना है। उनमें से कितने कॉलम में शेडिंग है? तो 1 कॉलम में शेडिंग है। तो ये 1/2 मेरा फ्रैक्शन बन जाता है। अब इस 1/2 में ये जो ऊपर लिखा हुआ नंबर है इसको बोला जाता है न्यूमरेटर। क्या बोलेंगे आप इसको? न्यूमरेटर। और जो नंबर नीचे लिखा हुआ होता है इसको बोलते हैं डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। तो इसी तरीके से इनको आपको बोलना पड़ता है। तो ये बन गया फ्रैक्शन। अब फ्रैक्शन ज़रूरी नहीं है कि इसी शेप का बने। मान लो मैंने ये ट्रायंगल बनाया, इसके अंदर ये एक और ट्रायंगल बना दिया। अब पूछा कि इसमें से कितने ट्रायंगल में शेडिंग करी हुई है मैंने। तो अगर आप देखोगे तो कितने ट्रायंगल हैं? 1 2 3 और ये वाला 4 ट्रायंगल हो गए। तो नीचे मैंने लिख दिया 4। अब इन 4 ट्रायंगल में से कितने ट्रायंगल कलर्ड है? 1 ट्रायंगल कलर्ड है। तो ये बन गया मेरा फ्रैक्शन। इसमें ये ऊपर वाला तो हो गया है मेरा न्यूमरेटर और नीचे वाला बन चुका है डिनोमिनेटर। अब से है ना, जब भी मैं फ्रैक्शन बोलूँगी तो मैं ऊपर वाला नीचे वाला ऐसे नहीं बोलूँगी। मैं बोलूँगी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर। अब वो आपको समझना है कि न्यूमरेटर का मतलब है ये ऊपर वाला नंबर, डिनोमिनेटर का मतलब है नीचे वाला नंबर। अब अपन इसको एक एक्सरसाइज से देख लेते हैं। एक्सरसाइज नंबर 35। राइट द फ्रैक्शन रिप्रेजेंटेड बाय द शेडेड पार्ट्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग फिगर्स। आपको फ्रैक्शन लिखना है। तो सबसे पहले तो आप ये लिखो कि टोटल कॉलम्स कितने हैं। 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। तो इस लाइन के डिनोमिनेटर में तो आप लिखेंगे 8, क्योंकि 8 ब्लॉक्स हैं। अब इनमें से कितने ब्लॉक्स शेडेड है? 1 2 3। तो 3 आ जाएगा न्यूमरेटर में। 3/8 मेरा फ्रैक्शन बन चुका है। दिस वॉज योर फर्स्ट क्वेश्चन। अब बी पार्ट में देखेंगे कितनी बॉल्स हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो टोटल 12 बॉल्स हैं। ये आप लिखेंगे डिनोमिनेटर में। 12 में से कितनी शेडेड है? 1 2 3 4। तो 4 आ जाएगा न्यूमरेटर में। आपका फ्रैक्शन बन गया है 4/12। दिस इज़ योर बी पार्ट। नाउ कमिंग टू द सी पार्ट। 1 2 3 4 5 6 7। तो यहाँ पर तो गिवन है 7 हम लिखेंगे हमारे डिनोमिनेटर में। अब इसमें से इन्होंने बोला कि कितने शेडेड है, तो ये तो सारे ही शेडेड है। अगर सारे ही शेडेड है तो ऊपर भी आ जाएगा 7। तो 7/7 इस वाले क्वेश्चन का आंसर बन जाएगा। मूविंग टू द डी पार्ट। अब डी पार्ट में देखो, अभी मैं 1 2 3 4 लिख रही हूँ। ज़रूरी नहीं है आप लिखो, आप डायरेक्टली काउंट भी कर सकते हैं। जैसे कि 1 2 3 4 5 6 7। टोटल 7 है, इसका मतलब डिनोमिनेटर में आएंगे 7। इसमें से शेडेड है 1 एंड 2, तो 2 आएंगे न्यूमरेटर में। फ्रैक्शन बन जाएगा 2/7। ई पार्ट में आप देखेंगे कितने गिवन है कीज़। 1 2 3 4 5 6 7 8। 8 गिवन है। अब 8 में से कितने शेडेड पार्ट्स हैं? तो 1 2 3 4 5 6 एंड 7 शेडेड पोर्शन है। तो 7 आपको ऊपर लिखना है।
7/8 आपका फ्रैक्शन बन जाएगा। फॉर द एफ पार्ट कितने टमेटोज़ हैं? 1 2 3 4 5 एंड 6। तो 6 लिखेंगे आप डिनोमिनेटर में। इसमें से कितने शेडेड है? 1 2 एंड 3। तो 3 आप लिखेंगे न्यूमरेटर में। आपका फ्रैक्शन बन जाएगा 3/6। दिस वॉज योर फर्स्ट क्वेश्चन। मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 2। इन द फॉलोइंग फिल इन द ब्लैंक्स। फर्स्ट वन इज डन फॉर यू। आपको फ्रैक्शन गिवन है, जैसे ए वाले में फ्रैक्शन गिवन है 2/5। 2/5 में डिनोमिनेटर यानी कि नीचे वाला तो वो है 5, न्यूमरेटर यानी कि ऊपर वाला तो वो है 2। तो बस आपको बताना है न्यूमरेटर कौन सा है, डिनोमिनेटर कौन सा है। बी पार्ट में आप देखो, डिनोमिनेटर यानी कि नीचे वाला दैट इज 7 और न्यूमरेटर यानी कि ऊपर वाला यानी कि 3। क्वेश्चन नंबर सी, न्यूमरेटर यानी कि ऊपर वाला, पहले न्यूमरेटर पूछ लिया तो मुझे ऊपर वाला डिजिट लिखना है यानी कि 8, और डिनोमिनेटर यानी कि नीचे वाला डिजिट, तो नीचे वाला डिजिट है मेरे पास 9। मूविंग टू द थर्ड क्वेश्चन, राइट डाउन द फ्रैक्शंस हुज न्यूमरेटर्स एंड डिनोमिनेटर्स आर गिवन बिलो इन ब्रैकेट्स। अब आपको क्वेश्चन गिवन है, इसमें ब्रैकेट के अंदर न्यूमरेटर भी गिवन है, डिनोमिनेटर भी गिवन है। The first number stands for numerator and the second number stands for denominator. जैसे ए वाले में जो पहला नंबर है ये न्यूमरेटर है, तो न्यूमरेटर को हम लिखेंगे ऊपर, और जो सेकंड नंबर है वो है डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर आता है नीचे। तो ये बन गया आपका फ्रैक्शन नंबर 1। बी पार्ट को देखो, 3 है आपका न्यूमरेटर, तो न्यूमरेटर आ जाएगा ऊपर, एंड 11 है आपका डिनोमिनेटर, तो डिनोमिनेटर जाएगा नीचे। 3/11 मेरा फ्रैक्शन बन गया है। फॉर द सी पार्ट, 4 आपका है न्यूमरेटर तो वो आ जाएगा ऊपर, 16 है आपका डिनोमिनेटर वो आ जाएगा नीचे, फ्रैक्शन बन जाएगा 4/16। डी पार्ट इज 7 है न्यूमरेटर तो 7 आ जाएगा ऊपर, 12 है डिनोमिनेटर 12 आ जाएगा नीचे, 7/12 आपका फ्रैक्शन बन चुका है। इसी के साथ your exercise 35 is completed. Now moving to the next exercise, exercise number 36. In which of the following collections 1/3 of the figures are shaded? आपको चेक करना है कि कौन से फिगर में 1/3 शेडेड है। कैसे चेक करेंगे? 1/3 लिखा, अब मल्टीप्लाई का साइन लगाना है। अब इस फर्स्ट वाले में जितने बल्ब्स हैं उन्हें काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6 बल्ब्स हैं, तो यहाँ लिखा मैंने 6। अब ये तो कट सकते हैं, 3 1 जा 3 होता है और 3 2 जा 6 होता है। इसका मतलब 2 बल्ब शेडेड होने चाहिए थे, लेकिन अभी इस फिगर में अच्छे से नहीं दिख रहा है, वरना ये वाला बल्ब, ये वाला बल्ब और ये वाला बल्ब 3 शेडेड है, जबकि होना कितना शेडेड चाहिए था? 2 बल्ब्स। तो पहले वाले क्वेश्चन में ये पहला वाला जो है इसमें 1/3 फिगर शेडेड नहीं है। अब सेकंड चेक करते हैं। अब 1/3 से ही चेक करना है सारे क्वेश्चन को। 1/3 तो मैंने लिख दिया। टोटल कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, टोटल 9 है। 3 की टेबल में 9 आता है क्या? 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9। सो यस, 3 1 जा 3 होता है और 3 3 जा 9 होता है। इसका मतलब 3 लीव्स ऐसी होनी चाहिए जो कि शेडेड है। क्या 3 लीव शेडेड है क्या? 1 2 एंड 3, बिल्कुल 3 लीव शेडेड है। तो ये वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा आपका। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसमें भी क्वेश्चन सबके लिए सेम है, 1/3 चेक करना है हमको। कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 एंड 13। क्या 3 की टेबल में 13 आता है क्या? 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 3 5 जा 15। 13 तो नहीं आता। इसका मतलब 3 और 13 आपस में डिवाइड नहीं हो सकते हैं।
तो ये वाला आंसर भी आपका नहीं बनेगा। नेक्स्ट अगेन मुझे 1/3 से ही चेक करना है। सारी बॉल्स काउंट करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो मल्टीप्लाई में मैं लिखूंगी 12। 3 की टेबल में 12 कब आता है? 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, 3 3 ज़ा 9, 3 4 ज़ा 12। तो 3 1 ज़ा 3 होता है और 3 4 ज़ा 12 होता है। इसका मतलब 4 बॉल्स शेडेड होनी चाहिए। कितनी शेडेड है? 1 2 3 4 5 6 7 8। ये तो बहुत ज़्यादा शेडेड है। 1/3 तो शेडेड नहीं है, तो ये भी आंसर आपका हो जाएगा रॉन्ग। लास्ट क्वेश्चन देखो, 1/3 लिखेंगे। अब जितनी यहाँ पर ये ब्लॉक्स गिवन है इसको काउंट कर लो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। तो मल्टीप्लाई में लिखना है 15। 3 की टेबल में 15 कब आता है? 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, 3 3 ज़ा 9, 3 4 ज़ा 12, 3 5 ज़ा 15। तो 3 की टेबल में 5 टाइम्स में आता है। क्या 5 ही ब्लॉक शेडेड है क्या? 1 2 3 4 5, बिल्कुल। तो ये भी आपका करेक्ट आंसर है। हमने फर्स्ट क्वेश्चन में देखा है कि एक तो ये वाला ब्लॉक का आंसर सही आया और एक ये वाला ब्लॉक का। सिर्फ 2 ही आंसर इसमें सही हैं, रेस्ट सारे क्रॉस हो जाएंगे। कलर 1/3 ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग कलेक्शंस एंड फिल इन द ब्लॉक्सेस। आपको 1/3 को कलर करना है। तो देखो अभी तक मैं ऐसे कर रही हूँ ना, ये देखो 1/3 को, और टोटल कितनी है? 1 2 3 4 5 6। तो मल्टीप्लाई करेंगे 6 से। 3 की टेबल में 6 कब आता है? 2 टाइम्स। तो इधर भी 2 ही आ जाएगा 3 की टेबल में 2 टाइम्स। इसका मतलब मुझे 2 फिशेस को कलर कर देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 1/3 है क्योंकि 1/3 ही निकालना है। कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। 15 है और 3 की टेबल में 5 टाइम्स में 15 आता है, ठीक है ना? दैट मीन्स मुझे 5 को कलर करना रहेगा। 1 2 3 4 एंड 5। आपको 5 कलर करना होगा। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, कलर 1/4 ऑफ ईच कलेक्शन एंड फिल इन द ब्लैंक्स। 1/4 बॉल्स कितनी है? 1 2 3 4 5 6 7 8। 8 बॉल्स है। दैट मीन्स 1/4 निकालने के लिए 4 से डिवाइड करेंगे ना, तो 4 की टेबल में 2 टाइम्स में 8 आ जाता है। इसका मतलब आपको 2 बॉल्स को शेड करना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में कितने कप्स हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। दैट मीन्स 1/4 को 16 से डिवाइड करना है। सॉरी, 16 को 1/4 से डिवाइड करना है। 4 की टेबल में 16 आता है। 4 4 ज़ा 16। इसका मतलब 4 कप को मुझे यहाँ पर शेड करना रहेगा। दिस इज़ द आंसर फॉर योर 13th क्वेश्चन। नाउ क्वेश्चन नंबर 4 फाइंड करके आपको दे रखा है। अब इसमें ए पार्ट देखो, जहाँ पर भी ऑफ लिखा हुआ होता है ना, वहाँ आपको मल्टीप्लाई का साइन लगा देना होता है। तो 2 की टेबल में 18 कब आता है? 2 की टेबल बोलते हैं। 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, 2 4 ज़ा 8, 2 5 ज़ा 10, 2 6 ज़ा 12, 2 7 ज़ा 14, 2 8 ज़ा 16, 2 9 ज़ा 18। बिल्कुल 2 की टेबल में 9 टाइम्स में 18 आता है, तो आंसर आ जाएगा 9। सिमिलरली इसका बी पार्ट सॉल्व करते हैं। बी पार्ट में गिवन है 1/5 और मल्टीप्लाई, ऑफ की जगह मल्टीप्लाई लगाएंगे 15। 5 की टेबल में 15 कब आता है? तो 5 की टेबल में 5 3 ज़ा 15 होता है, तो 3 विल बी माई आंसर। सी देखो आप, सी वाले में गिवन है 1/4, ऑफ की जगह लगाना है मुझे मल्टीप्लाई का साइन और फिर लिख देना है 20। 4 की टेबल में 20 कब आता है? तो 4 5 ज़ा होता है 20।
नेक्स्ट नंबर डी में 1/4 गिवन है, ऑफ की जगह मल्टीप्लाई का साइन लगेगा और लिखेंगे 28। 4 की टेबल में 28 कब आता है? तो 4 7 28 होता है। सो 7 विल बी माई आंसर। फॉर द ई पार्ट 1/2 गिवन है, ऑफ की जगह लगाना है मल्टीप्लिकेशन का साइन और 34 को मतलब 2 से डिवाइड करना है, आंसर आ जाएगा 17। नेक्स्ट इज़ योर F1। 1/3 है, ऑफ की जगह लगेगा मल्टीप्लिकेशन का साइन और 33 3 की टेबल में 11 टाइम्स में आता है आपका 33। सो येस, दिस इज़ द आंसर फॉर योर फोर्थ क्वेश्चन। नाउ वी विल डू द फिफ्थ क्वेश्चन। फिफ्थ क्वेश्चन काफ़ी ईजी है। इफ़ 1 kg ऑफ एप्पल कॉस्ट ₹50, अगर 1 kg की वैल्यू आपको गिवन है ₹50, तो क्वेश्चन ने पूछा हाउ मच विल हाफ kg कॉस्ट। हाफ kg की कॉस्ट कितनी होगी? तो हाफ kg की कॉस्ट होगी हाफ kg इंटू ₹50। तो 2 की टेबल में 50 कब आएगा? डिवाइड करो तो आंसर आ जाएगा 25। दैट मीन्स हाफ kg की कॉस्ट हो जाएगी आपकी ₹25। दिस इज़ योर आंसर नंबर फिफ्थ। आंसर नंबर फिफ्थ। Similarly, question number 6, if 1 liter milk cost ₹20, अगर क्वेश्चन ने बोला कि 1 लीटर जो मिल्क है वो मुझे कॉस्ट करता है ₹20, तो हाउ मच विल 1/4 लीटर कॉस्ट? 1/4 लीटर्स कितना कॉस्ट करेगा? तो हमें 20 को 1/4 से डिवाइड कर देंगे। 4 की टेबल में 5 टाइम्स में आता है 20। दैट मीन्स 1/4 लीटर्स ऑफ मिल्क मुझे मिलेगा ₹5 का। दिस इज़ योर आंसर नंबर 6। Similarly, we will solve question number 7 also. Question number 7 says, if 1 kg of potatoes cost ₹18, 1 kg की कॉस्ट है ₹18, how much will 1/3 kg cost? तो 1/3 kg की कॉस्ट हो जाएगी 1/3 इंटू 18। 3 की टेबल में 18 कब आता है? तो 3 6 18 होता है। दैट मीन्स 1/3 kg की कॉस्ट आपको पड़ेगा ₹6। दिस इज़ द आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 7। Now we will do question number 8. Question number 8 says, if 1 kg of carrot cost ₹16, 1 kg है कैरेट का और वो आपको पड़ता है ₹16 का। परफेक्ट। आगे पूछा है हाउ मच विल 3/4 kg कॉस्ट? 3/4 इंटू 16। अब इस क्वेश्चन को देखो कैसे सॉल्व करना है। पहले तो 4 की टेबल में 16 कब आता है? 4 टाइम्स। 3 एज इट इज़ लिखेंगे और 4 टाइम्स आता है ना 16, तो 4 लिख देंगे। 3 इंटू 4 बन गया, 3 4 12। दैट मीन्स 3/4 kgs of carrot will cost ₹12। जो न्यूमरेटर में होता है वो कभी भी आप डिवाइड नहीं कर सकते हैं, उसको आपको मल्टीप्लाई करना ही होता है। Similarly, let us solve the 9th one. Question number 9 ने बोला, if 1 liter of petrol cost ₹44, 44 का आता है अगर 1 लीटर ऑफ पेट्रोल, what will 3/4 लीटर कॉस्ट? तो 3/4 लीटर का कॉस्ट कितना होगा? तो 44 से इसको अब मल्टीप्लाई करेंगे। 4 की टेबल में 44 आता है 11 टाइम्स में, 11 इंटू 3 हो जाता है आपका 33। दैट मीन्स ₹33 का पड़ेगा मुझे 3/4 लीटर्स ऑफ पेट्रोल। नाउ क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में आपको बोला है, क्वेश्चन नंबर 10 का ए पार्ट हम पहले सॉल्व करेंगे।
ए पार्ट में है 1/4 ऑफ 1 लीटर। 1 लीटर का 1 मीटर का 1/4 आपको यहाँ पर निकालना है। तो 1 मीटर का 1/4, तो ये तो डायरेक्टली 1/4 ही आंसर आ जाएगा, क्योंकि किसी को भी जब हम 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर में कोई चेंज आपका नहीं आता है। अब क्या करेंगे, ये तो 1/4 मीटर का 1/4 ही रह गया। इसका मतलब ये जो मैंने 1 मीटर लिखा है इसको मुझे ज़रूर सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो 1 सेंटीमीटर के अंदर, अच्छा मैं इसको पूरा इरेज कर देती हूँ, फिर हम अच्छे से सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। देखो यहाँ पर गिवन है 1/4 ऑफ 1 मीटर, और हमें पता होना चाहिए 1 मीटर इज़ इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर्स। तो हम 100 सेंटीमीटर से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। 1/4 इंटू 100 करेंगे। अब 100 को 4 से डिवाइड करोगे तो आ जाएगा आपके पास 25 सेंटीमीटर। तो 25 सेंटीमीटर विल बी योर आंसर। Similarly, we will solve question number B. B part में given है 1/2 of 1 liters। हमको ये पता होना चाहिए 1 लीटर इज इक्वल्स टू 1000 मिलीलीटर्स। ठीक है, तो क्वेश्चन हो चुका है अब मिलीलीटर में। तो 1/2 इंटू 1000 मिलीलीटर्स, 1000 को जब हम 2 से डिवाइड करते हैं तो आता है 500। तो 500 milliliter is my answer for this question. Similarly, let us solve the third one. हमको दे रखा है 3/4 of 1 meter। हमें अभी अभी फर्स्ट क्वेश्चन में से पता है कि 1 मीटर में होते हैं 100 सेंटीमीटर्स। इसका मतलब है कि 3/4 इंटू 100 मुझे करना है। जब मैंने 100 को 4 से डिवाइड करा था तो 25 आंसर आया था। तो 3 इंटू 25 मुझे करना है। दैट विल गिव यू 75 सेंटीमीटर्स। 75 सेंटीमीटर्स विल बी योर आंसर। अब चलते हैं इसी के डी पार्ट पे। डी पार्ट में आपको दे रखा है 1/2 ऑफ हाफ kgs। हाफ kg करना है मुझे, ठीक है कर लेते हैं। हाफ kg ऑफ 1/2 ऑफ 1 kg। 1 kg में कितने ग्राम्स होते हैं, तो 1 kg में होते हैं 1000 ग्राम्स। 1000 ग्राम्स है बस। अब 1/2 इंटू 1000 आप करेंगे यहाँ पे। जब 1000 को 2 से डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा आपके पास 500 grams. So yes, this is your question number 10, and with this exercise 36 is also completed. Till here, if you're having any doubt, you can write me in the comment section below. Thank you so much.